जय हिंद। एक बार फिर से हमारे देश के लिए खुश होने का मौका मिला है और मैं शायद आप लोगों के पास तभी बार बार आता हूं जब खुश होने का मौका मिलता है। एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को कुछ है ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम बात करेंगे। यूएनओ का किसी ने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ का ही पार्ट है यूनेस्को, और यूनेस्को के द्वारा हमारे देश की दो जो विरासत स्थल है, जो हेरिटेज साइट्स है, जो हमें धरोहर में मिला है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है घोषित किया गया है, उसको लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें होती हैं। और उससे क्या होता है, वर्ल्ड लेवल के जो टूरिस्ट हैं वो उस पर्टिकुलरली प्लेस पे आते हैं, उस जगह पे जो है आते हैं और विश्व विरासत स्थल की बातें करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं। मतलब ये हो गया, जो जिस किसी साइट को उस लिस्ट में शामिल किया जाता है वह साइट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट वहाँ पे घूमने आते हैं। और वो यदि हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत के लिए वो एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस हो जाता है और वर्ल्ड लेवल पे उसकी प्रसिद्धि होती है। तो ये भारत के लिए एक फिर से गर्व का पल है, जो रिसेंट में हाल ही में 2 दिन पहले ही भारत के 2 साइट्स, 2 स्थल, 2 जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो शामिल की गई है। तो फिर ये क्या है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह, इसको हम देखते हैं। तो आइए एक बार आप सभी का फिर से आपके चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है, और मैं जीएस मिश्रा आप सभी का जो है स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इसके बारे में। ये आखिर है क्या? ये जो मैंने लिखा है, ध्यान देना सभी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, या भारत में विश्व विरासत स्थल। देखिएगा, भारत में विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की जब बातें होती है तो सबसे पहले इसको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए जो यूनेस्को क्या है। यूनेस्को की यदि बात करते हैं तो यूनेस्को, ये देखिए, यूनेस्को मतलब होता है इसका फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन। तो आपने समझ में आ गया होगा जो यूएनओ बोल रहा था, यदि आप सभी ने सुना होगा यूएनओ के बारे में, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपको न केवल मैं करंट बता रहा हूँ, करंट के साथ यदि जो वॉच कर रहे होंगे, जो इसको समझना चाहेंगे, उनको स्टैटिक जीके का भी मैंने बोला है कॉकटेल मिल जाएगा। तो क्या था, यूएनओ जो है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें मिली थी वर्ल्ड को, वो यही था यूएनओ, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यूएनओ का ही एक पार्ट कह सकते हैं, या यूएनओ का ही एक जो है वो इंस्टीट्यूशन है, उसी के अंदर में जो काम करती है, जिसका नाम है यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जामों में, जो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको करंट के साथ साथ ये ट्रेडिशनल का भी नॉलेज मिल रहा है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। देखिए, यूएनओ के एस्टेब्लिशमेंट के जस्ट बाद हुआ था। और टोटल मेंबर कितने हैं तो आपको पता होगा, यूएनओ के भी आज के डेट में 194 ही मेंबर हैं। तो जितने यूएनओ के मेंबर हैं, मतलब कंट्रियां जितनी इस पे मेंबर हैं, उतने ही मेंबर यूनेस्को के भी हैं। और वर्तमान में यूनेस्को का चीफ, या जिसको हेड कहेंगे, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। तो डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑड्रे ऑजले, ठीक है, ऑड्रे ऑजले जो है ये यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है। तो ये आपको एक ट्रेडिशनल बातें हो गई, जो द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, और वो सीन नदी के किनारे है, सीन रिवर के बगल में है। फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसके मेंबर जो हैं 194 कंट्री हैं। जो कंट्री यूएनओ का भी मेंबर है वो इसके मेंबर है, भारत भी इसका मेंबर है, इवन फाउंडेड मेंबर है। और इसका डायरेक्टर जनरल जो है वो ऑड्रे ऑजले है। अब यदि बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को के द्वारा क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पे जितने भी धरोहर जगह हैं, धरोहर स्थल हैं, मतलब धरोहर मतलब वो हो गया विरासत जो हमें पीछे से मिला हुआ है, तो वो विरासत स्थल जो है
हेरिटेज जो साइट्स है उसको वो नोटिफाई करती है, उसको वो अपने लिस्ट में शामिल करती है और उसके बाद जो है मतलब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित करती है। और इससे क्या होता है, तो ये जो बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था 1975 से इन्होंने स्टार्ट किया था, उससे क्या होता है वर्ल्ड लेवल के जो टूरिस्ट हैं वो उन जगहों पे जाते हैं, उन जगहों पे जो है वो जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए। अब वर्तमान की बात करते हैं, आज के डेट में विश्व का 168 कंट्रियों में लगभग 1190 के आसपास जो साइट्स है, 168 कंट्रियों का 168 कंट्रियों का लगभग 1200 के आसपास 1190 के आसपास जो साइट्स हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो घोषित है। तो अब हम बात करते हैं क्या है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति मतलब वही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करते हैं, 45वीं बैठक 10 से 25 सितंबर तक रियाद सऊदी अरब में जो है हो रही है। इवेंट 25 तक है, आज तो हम 21 में ही हैं, तो 21 ही तारीख है आज, तो ये 25 तक हो रही है। क्या पता यदि भगवान ने चाहा तो एक आध साइट जो है और भारत का घोषित हो जाएगा, बट अभी तक जो है उसको हम बात कर रहे हैं। तो करंट में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करते हैं, उसका जो है मीटिंग चल रहा है। कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में। वहीं पे ये डिसीजन लिया जाता है, हर बार मीटिंग होती है, 45वीं मीटिंग है, मतलब हर साल होती है। तो उसी साल में ये डिसाइड किया जाता है किस कंट्री के किस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया जाएगा। दूसरी बात है, ये ऐसा नहीं है जो अपने आप हो जाता है, नहीं जी, उस रिलेटेड कंट्री के द्वारा, जैसे रिसेंट में भारत के 2 साइट्स जो हैं वो घोषित किए गए हैं, तो भारत सरकार के द्वारा आपको बताना चाहूँगा, जो कई साल पहले से इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है, इसके बारे में बताया जाता है यूनेस्को को, जो ये क्या चीज़ है, कितना ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, मतलब धरोहर क्या होता है पुरानी, तो कितनी पुरानी है, कितना इंपॉर्टेंस है, कितने अच्छे से बनाया गया है। तो उस तरह से कोई भी साइट्स के बारे में, कोई भी जगह के बारे में बाकायदा यूनेस्को को एक प्रॉपर ड्राफ्ट बना के भेजा जाता है, यूनेस्को उसको देखता है, उसके बाद उसकी जो क्राइटेरिया है उसमें यदि फुलफिल होता है तो उसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाता है, और टेंटेटिव लिस्ट के बाद उसको फिर यूनेस्को की फाइनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में शामिल करते हैं, और वो जनरली यूनेस्को की मीटिंग के बाद होता है। तो हाल ही में यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक 10 से 25 सितंबर को सऊदी अरब के रियाद में हुआ। इसी में बहुत बड़ी बातें आई निकल के, ये हुआ जो इसी बैठक में भारत के 2 स्थल, मतलब भारत के 2 साइट्स, 2 प्लेसेस, 2 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, मतलब अभी हाल ही में 2023 में, सितंबर 2023 में भारत के 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किए गए हैं, जिसमें भारत में कुल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं, अभी तक 40 थे। समझ में आ गया होगा लैंग्वेज क्या था। जो अभी हाल ही में इस मीटिंग के बाद 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किए गए हैं, इसका मतलब आपने क्या समझा, और अब टोटल 42 हो गए, तो अंडरस्टूड सी बातें हैं, इसका मतलब अभी तक 40 होंगे, टिल डेट तक जो है वो 40 थे, अब 2 हो गए तो 42। तो पहला क्वेश्चन हो गया, जो हाल ही में भारत के कितने साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, तो 2 साइट्स को, अब टोटल कितने हो गए 42, इससे पहले कितने थे 40। क्लियर है। अब मैंने कहा जो भाई साइट्स में शामिल होने से क्या होगा, तो जैसा बताया विश्व स्तर पे भारत की उस जगहों का क्या होगा, नाम बढ़ेगा, उसका फेम होगा, और जो वर्ल्ड के जो टूरिस्ट हैं वो उन जगह पे जाएंगे। न केवल वर्ल्ड के टूरिस्ट, भारत के भी अपने जो व्यक्ति हैं, भारत के जो लोग हैं, वो भी उस जगह को जानेंगे, उस जगह पे जाएंगे। और आपको पता है टूरिस्ट से जो है किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर निर्भर करती है। जैसे भारत के जितने भी हिल जो स्टेशंस हैं या भारत के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, उनका कंप्लीट तौर पे टूरिस्ट पे ही तो वहाँ के इकोनॉमी जो है वो चलती है। उसी तरह से इनका भी वो फायदा होता है, और वर्ल्ड लेवल पे भारत को प्रसिद्धि मिलती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका जो है वो वर्णन किया था। अब बात करते हैं कौन कौन सा मिला है, तो 41वां जो है 41वां जो है 41वां जो है वो बना है शांति निकेतन। आपने नाम सुना होगा शांति निकेतन, एक तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आश्रम हुआ करता था, उनका रहने का स्थान होता था, जो उनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो अभी हम बात करेंगे ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो क्वेश्चन आता है हाल ही में, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इनकमिंग 1 साल में जो भी कोई एग्जाम होगा उसमें, हाल ही में किस जगह को
भारत का 41वां साइट्स घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है, क्या है, अभी हम बात करेंगे। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। अब वही बात करते हैं 42वां 42nd, क्योंकि 2 हुआ है, तो ये है होयसल। होयसल के पवित्र मंदिर समूह। गौर कीजिएगा, सिर्फ मंदिर नहीं है, एक मंदिर नहीं है, ये कई सारे मंदिर हैं, कई शहरों में मंदिर हैं, बट सारे के सारे होयसल वंश के द्वारा, राजवंश के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको कहते हैं होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो आपने क्या देखा, जो हाल ही में जो रियाद सऊदी अरब में मीटिंग हुई, उसमें यूनेस्को आपको बता दिया क्या है, जो भारत की 2 प्रसिद्ध जगह जो बहुत पौराणिक है, ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ट्रेडिशनल है, एक परंपरा उससे जुड़ी हुई है, भारत की विरासत उससे जुड़ी हुई है, उन जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। और भारत का अभी तक टोटल 42, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, जो अभी तक भारत के टोटल कितने साइट्स हो गए, तो 42, अभी तक 40 थे, 2 नए ऐड हुए। पहला शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, दूसरा यदि बात करते हैं होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले शांति निकेतन के बारे में। ये शांति निकेतन क्या है, तो देखिए, इसका स्थापना 1901 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आप सभी को अभी बताया था, जो देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। तो 1901 में इसका स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। और उस समय में एक आश्रम के तौर पे इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट किया था, एक आश्रम के तौर पे। बाद में फिर वहाँ पे ये लोग रहने लगे थे। और इसकी बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल में के वीरभूमि जिले में स्थित है। कलकत्ता से ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर दूर है ये, तो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में है, जहाँ पे फिर रविन्द्रनाथ टैगोर भी रहने लगे थे। और आपको पता है, जो भारत का पहला व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज मिला था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इनको मिला था। तो भाई राष्ट्र कवि कहा जाता है उनको, और गुरुजी कहा जाता है। तो यहीं पे क्या हुआ, 1921 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय इसी प्रांगण में, ये जो शांति निकेतन है, वो जो कंप्लीट आश्रम था, इसमें भारत की जो पौराणिक कला है उससे संबंधित क्रियाकलाप चलते थे। तो उसी आश्रम में एक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ, जिसे ही बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहा गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। और आपको बताना चाहूँगा, जो यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये विश्व भारती जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और हमारे पीएम साहब इसके चांसलर हैं। तो पश्चिम बंगाल में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यदि बात करते हैं, यूनिवर्सिटियां तो कई हैं, बट एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यही है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि वही शांति निकेतन के प्रांगण में शांति निकेतन में है। और एक्चुअली यदि बेस की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहाँ पे रहने लगे। और यदि बात करें तो ये पहला, अभी तक के इतिहास में भारत में यह पहला ऐसा जीवित यूनिवर्सिटी, मतलब जो यूनिवर्सिटी चल रहा है, पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया गया है। आपको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को भी, नालंदा विश्वविद्यालय के जो रिमेन्स हैं वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, बट वो अब खत्म हो चुका है। एक समय में विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ये कहना है, जो पहला ऐसा कोई जगह है, यूनिवर्सिटी है भारत में, जो चल रहा है, रनिंग है, और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है वो शामिल किया गया है। तो आपने जो बेसिकली यदि समझा, शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें फिर रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहीं शामिल थे। और बाद में, चूंकि ये पहले आश्रम था, पहले गुरुकुल तौर पे था, बाद में फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, जिसको हम विश्व भारती कहते हैं। और वो वर्ल्ड लेवल पे भी प्रसिद्ध है, भारत पे तो है ही। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, वही इसके चांसलर होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ठीक है, जो होयसल जगह है कर्नाटक में इसके। तो देखिए क्या है, यदि इसकी बात कर लें तो यह कर्नाटक के, देखिए ये कर्नाटक के बेलूर जगह, 3 जगह है, बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा। कहाँ कहाँ बताया, कर्नाटक के बेलूर, देखो अंग्रेजी में भी ध्यान देना, बेलूर, हलेबीड, ठीक है, हलेबीड और सोमनाथपुरा, ये 3 जगह है। वहाँ पे होयसल के मंदिर जो हैं स्थित हैं। इसीलिए चूंकि 3 जगह पे, 3 जगहों के मंदिरों को कलेक्टिवली कहा गया है, तो इसीलिए इसको मंदिर समूह कहते हैं। तो ये कर्नाटक में है। तो देखिए होयसल के, ध्यान देना, होयसल के मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी में, मतलब 12 से 13 सेंचुरी में, 12वीं से 13वीं शताब्दी, 12 से 13 सेंचुरी में बनाए गए थे, जिसे होयसल
राजवंश वालों ने क्या किया था, बनवाया था, जिसे होयसल राजवंश वालों ने क्या किया था, बनवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो ये होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह हैं, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, जैसे कोई मंदिर हो गया एक जगह पे हो गया, नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो एक कई जगहों पे है, पर है सारे कर्नाटक में। और उस समय होयसल राजवंशों ने 12वीं से 13वीं शताब्दी, मतलब 12 से 13 सेंचुरी के बीच में बनवाया था। और ये 3 जगह कहाँ कहाँ, बेलूर आपको पता होगा कर्नाटक में है, हलेबीड कर्नाटक में है, और सोमनाथपुरा। अब आपको पता हो दक्षिण भारत में अधिकांश जो मंदिरें हैं वो या तो विष्णु के या फिर शिव के, या तो शैव या फिर वैष्णव, दो ही के जो हैं वो क्या होते हैं, समर्पित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, बेलूर जो है वो भगवान विष्णु के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इन मंदिर समूह में सबसे बड़ा है। वहीं हलेबीडु की बात करते हैं तो भगवान शिव का वहाँ पे मंदिर है, और सोमनाथपुरा की बात करते हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर हैं, जिसको केशव कहा गया है, तो केशवम मंदिर का नाम है, तो विष्णु के मंदिर हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों जगह मंदिर हैं, बेलूर में भगवान विष्णु के मंदिर हैं, हलेबीडु में भगवान शिव के मंदिर हैं, और सोमनाथपुरा में विष्णु के मंदिर हैं। तो इन तीनों मंदिरों को कंबाइंड तौर पे शामिल किया गया है। तो फिर मैं एक बार आपको बता दूं, जो हाल ही में जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की जो मीटिंगें हुई थी, उस धरोहर की जो कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भारत के 2 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया। और इस हिसाब से भारत के 2 जगह, एक आपका शांति निकेतन और एक होयसल के पवित्र मंदिर समूह, इन दोनों को मिला के टोटल अब भारत में 42 हो गए, इससे पहले 40 थे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो यदि बात करते हैं 40वां कौन सा था, हो सकता है घुमा के पूछ दे, रिसेंट में तो ये 2 हैं, बट इससे जस्ट पहले 40वां कौन था। देखिए 40वां जो था वो बेसिकली कहाँ कब किया गया था, तो 27 जुलाई 2021 को शामिल किया गया था। और आप सभी को पता होगा धौलावीरा, जी हाँ, याद करें हिस्ट्री का, हड़प्पन सिटी है ये, हड़प्पा शहर है, हड़प्पन शहर है धौलावीरा, जो कच्छ का रन, जो रन ऑफ कच्छ है, गुजरात में स्थित है ये। तो धौलावीरा आपको पता होगा उस समय का बहुत एक प्रमुख कह सकते हैं, जो काइंड ऑफ लोथल के बगल में यह भी एक छोटा सा बंदरगाह था, और काफ़ी चीज़ें जो है वो वहाँ से जो है वो मिली हुई थी। तो ये हड़प्पा समूह जो है, हड़प्पन सिटियाँ हैं, उनमें से एक था। तो धौलावीरा जो है हड़प्पन शहर जो है वो था, और ये कच्छ का रन गुजरात में है। तो भारत का 40वां ये था। अब एक क्वेश्चन उठता है, जो भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन था, थोड़ा सा ये भी हो सकता है ना, पूछ दिया आपको, जो यूनेस्को ने पहला कौन सा किया था। तो आप यहां ध्यान दीजिए, देखिए भारत में पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 1983 में, समझना 1983 में घोषित किया गया था, मतलब अनाउंस किया गया था, और एक साथ ही 4 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया, मतलब विश्व में उन 4 जगहों को फेमस किया गया, मतलब विश्व में उसका नाम हुआ, और वर्ल्ड के लोग फिर वहां पे आने लगे। कौन कौन से थे, तो देखिए अजंता गुफाएं, आपने नाम सुना होगा, अजंता केव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाएं, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, एलोरा केव्स, मतलब अजंता और एलोरा केव्स वो कहाँ पे हैं, दोनों महाराष्ट्र में है। तो 2 जगह हो गए। तीसरा था आगरा किला। अब भैया आगरा किला किसको नहीं पता, आगरा फोर्ट यूपी में है। और वन एंड ओनली ताजमहल, किसको नहीं पता, ताजमहल, ये भी यूपी में है। तो ये जो 4 चीजें थी, अजंता की गुफाएं, अजंता केव, एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव, ये दोनों महाराष्ट्र में, और आगरा का किला और ताजमहल दोनों यूपी में। इन दोनों को, मतलब 2-2-4 को जो है 1983 में भारत में पहली बार 4 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया। इन 4 का विश्व में नाम हुआ, और विश्व के लोग यहाँ पे आ करके टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट जो है वो आने लगे, और भारत की धीरे धीरे 4 से बढ़ के आज 2023 तक, एक्चुअली 83 से अभी यदि बात करते हैं 2023 तक टोटल 42 साइट्स हो गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। यदि आप दिल्ली की बात करोगे, देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली में 3 विश्व विरासत स्थल है। इसीलिए आप लोग यदि कभी यहाँ पे जाते होंगे तो आपने इन जगहों पे देखा होगा, जो वर्ल्ड के भी टूरिस्ट आपको दिखते होंगे, जिसको अंग्रेज आप कहते हैं, जिसको हम फॉरेनर कहते हैं, वो भी आपको दिखते होंगे। जैसे कि दिल्ली में 3 कौन कौन से जगह हैं, तो आपने लाल किला का नाम सुना होगा, हुमायूं का टॉम या हुमायूं का मकबरा का नाम सुना होगा, हुमायूं टॉम, और आपने एक जो है कुतुब मीनार का नाम सुना होगा। तो ये जो 3 जगह हैं, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम और लाल किला या रेड फोर्ट, ये 3 जो हैं दिल्ली के, पर्टिकुलरली दिल्ली का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। समझ में आ गया? जो टोटल अभी जो 42 हैं उसमें 3 दिल्ली में भी हैं, हर शहर में अपना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में कितने हैं, तो 3 ही हैं। ठीक है, कौन कौन सा, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, लाल किला और हुमायूं का टॉम।
रिसेंट में 2 कौन कौन से हुए आपका बताया, शांति निकेतन और हौसल के मंदिर समूह। इससे पहला 40वां कौन सा था, तो वो धौलावीरा जो कि हड़प्पन सिटियां है। इससे पहले पहला कौन सा था, तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा का किला और आपका लाल किला, जो दोनों यूपी में है और ये दोनों महाराष्ट्र में थे। तो ये अच्छा, ये सब कौन करता है, यूनेस्को। यूनेस्को किसका पार्ट था, यूएनओ का। यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। तो एक जो करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, आप सभी इसको नोट वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से आराम से इत्मीनान के साथ इस सभी का जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये डेफिनेटली इनकमिंग कोई सा भी एग्जाम होगा, यूपीएससी से लेके क्लर्कियल तक के एग्जाम में आपको ये डेफिनेटली 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल भी मैंने बताया है, ये आपको अवेलेबल कराएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ सभी इसको देखिए और इफेक्टिव लगता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।